बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि पंजाब में फसलों की ग्रोथ में कमी है, मगर दूध और गोश्त की पैदावार में भारी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट ने किसान की माली हालत को बेहतर करने में अहम किरदार अदा किया है। इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा लाहौर नवाज संगरा। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बलोचिस्तान की, जहां पर ज़मीनों की जालसाजी का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है और नैब बलोचिस्तान की कार्रवाई पर बाअसर लैंड माफिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ओहदेदारान और बाअसर अफराद का गठजोड़ भी सामने आ गया है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कराची की, जहां पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में मुस्तकिल सेक्रेटरी की अदम तैनाती और एडिशनल सेक्रेटरी ने गवर्निंग बोर्ड की मंजूरी के बगैर अरबों रुपए के टेंडर्स जारी किए हैं। इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सैलरा। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, पंजाब में फसलों की ग्रोथ में कमी देखने में आई है, मगर दूसरी जानिब दूध और गोश्त की पैदावार में भारी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट ने किसान की माली हालत को बेहतर करने में अहम किरदार तो अदा किया है, लेकिन दूसरी जानिब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब की इंतजामी नाअहलियों का पोल खोल के रख दिया है। महकमा लाइव स्टॉक की 39,000 केनाल से ज़ायद ज़मीनों पर कब्जा है, जिसको वागुजार करवाने के बजाय महकमे ने चुप साध दी है। सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी फ़रोख्त, पट्टानामा की खिलाफ वर्जियाँ, कम रेंट पर ज़मीनों की लीज समेत मुतअद्दिद बेज़ाब्तियाँ हैं जिनकी निशानदही की गई है। महकमा लाइव स्टॉक की ज़मीनों पर कब्जे कैसे हुए और वागुजार क्यों नहीं करवाया जा सका, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज संगरा। नवाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जैसे ज़रई सूबों में फसलों की पैदावार में कमी आना एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये बताइए कि कितनी कमी देखने में आई है। देखें, पंजाब के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम एग्रीकल्चर के लिए, लाइव स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज़ और जो जंगलात है ये एक ही एग्रीकल्चर के हेड के नीचे आते हैं। एक तरफ तो ये दावे हैं कि हम ग्रीन ट्रैक्टर दे रहे हैं, हम लेज़र लैंड लेवलर दे रहे हैं, हम किसान कार्ड दे रहे हैं, हम लाइव स्टॉक कार्ड दे रहे हैं। ये हुकूमत के बड़े बड़े दावे जो हैं वो तो आप इश्तिहारात में देख रहे हैं, उनके इफ्तिताह भी किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है उसमें ज़बरदस्त जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। इस बजट में जहां पिछले साल जो है वो 6.40 एग्रीकल्चर की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी, इस बार जो है वो नीचे आकर 0.56 पे आ गई है। आप देख रहे हैं कि 6.4 कहाँ पे है और 0.56 जो है वो इस बार जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसमें जो हमारी अहम फसलें हैं जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, उनकी ग्रोथ जो है उसमें बड़ी कमी देखने में आई है। आपकी काटन है, आपकी गंदम है, उसके अलावा आपका चावल है, गन्ना है, इन सब फसलों की ग्रोथ जो है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। उसके साथ साथ जो बागात हैं जिसमें किन्नू है उसकी ग्रोथ में भी कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस तरह जो हमारी दीगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स होती थी उनमें भी जो है वो कमी इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड की गई। लेकिन वजूहात क्या हैं नवाज इस कमी की? आखिर इतना अरसे से चल आ रहा था, लेकिन अब इसमें इतनी ज़्यादा कमी देखने में आ रही है, तो इसकी वजूहात क्या सामने आई हैं? इसकी जो बड़ी वजूहात ये हैं कि हुकूमत की जानिब से प्रॉपर जो पॉलिसियाँ हैं उनका ना होना, ये सबसे बड़ी इसकी वजह है। क्योंकि जब किसान को गंदम का रेट नहीं दिया गया तो नतीजे के तौर पर किसान ये कहता है कि गंदम तमाम फसलों की माँ है। जब गंदम का रेट नहीं दिया गया तो नतीजे के तौर पर तमाम फसलों का रेट जो है वो नीचे आ गया और किसान को उसमें बजाय प्रॉफिट के लॉस होना शुरू हो गया। और जब किसान को लॉस होना शुरू हो गया तो किसान ने फसलों की कास्ट जो है वो कम कर दी। पर एकड़ एक बड़ा फला ये है कि हमारी पर एकड़ जो पैदावार है उसमें इजाफा नहीं हो सका। उसमें हमारे जो अच्छी क्वालिटी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो बीज होने चाहिए थे वो नहीं है। हमारी पर एकड़ पैदावार अगर हम गंदम देख लें तो इस वर्ष जो है वो 34 मन रिकॉर्ड की गई है, और अगर दुनिया को देखें तो वो 50, 60, 70 मन तक जो है वो पहुंच चुकी है। चावल में जो है वो 100 मन तक पहुंच चुके हैं, हम आज भी 40 मन तक खड़े हैं। तो ये तो एग्रीकल्चर जो फसलों की बात हमने की, लेकिन उसके बरक्स जो लाइव स्टॉक है उसमें ज़बरदस्त जो है वो
तेज़ी देखने में आई। और लाइफ स्टॉक जो गुज़श्ता बिल्कुल, यहाँ पर नवाज हैरत की बात ये है कि एक तरफ देखा जाए तो फसलों की ग्रोथ तो कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ दूध और गोश्त की पैदावार में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या वाकई इससे किसान को फ़ायदा हुआ है या फिर सारा फ़ायदा मिडल मैन ले गया है? नहीं, लाइफ स्टॉक की अगर बात करें तो लाइफ स्टॉक जो दूध और गोश्त की पैदावार है उससे यकीनन किसान को फ़ायदा हुआ। जब फसलों से जब जो रिवायती हमारी फसलें हैं, गंदम है, चावल है, गन्ना है, कपास है, मकई है, उसमें से फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो किसान ने फिर दूसरी तरफ स्विच किया और किसान ने दूध और गोश्त की पैदावार जो है उसमें इजाफा किया। फसलें जो जानवर है वो पाले और नतीजातन हमारी जो लाइफ स्टॉक की ग्रोथ है वो बेहतर है। उसके साथ साथ जो इसका एक पार्ट जंगलात है उसकी जो ग्रोथ है वो भी 0.8-9 थी, उसमें भी इजाफा हुआ और ये 3 तक जा पहुंची, जबकि फिशरीज़ जो है वो भी 0.79 से बढ़कर 1.42% तक उसमें भी इजाफा हुआ है। सिर्फ जो फसलों का एक पोर्शन था उसमें कमी की वजह से आज जो है वो एक तो देहातियों की हालत बुरी है, दूसरी जानिब जो है वो ज़राअत की हालत बुरी है। हुकूमत दावा तो ये कर रही है, हुकूमत ये कह रही है कि हम ज़राअत के लिए बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो अरबों रुपए की लागत से शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो मंसूबे अभी तक अपना जो आउटपुट देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं और पंजाब के अंदर ज़राअत और किसान की हालत बेहतर नहीं हो सकी। इसमें हम अगर आगे बढ़ें तो बात यह है कि लाइफ स्टॉक जिसकी ग्रोथ तो हुई, किसान ने उस पर मेहनत की तो उस सेक्टर ने ग्रोथ की, लेकिन जो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट हुकाम के करने वाले काम थे वो नहीं किए गए। और ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 39,000 कनाल से ज़ायद रकबा जो है लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उस पर गैर कानूनी इंक्रोचमेंट्स हैं और उनको वागजार करवाना जो है वो महकमे की जिम्मेदारी है, मगर महकमा जो है उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा और रूटीन के काम जो हैं वो किए जा रहे हैं। जो महकमे के एसेट्स हैं, जो महकमे के असासे हैं, उनकी हिफाजत भी महकमे के हुकाम की ज़िम्मेदारी है, वो सेक्रेटरी हो, वो कोई डीजी हो, उन सब की ज़िम्मेदारी है। लेकिन नवाज, आप भी तो ये कह रहे हैं ना कि किसान को इससे हुआ है, और दूसरी जानिब महकमा लाइफ स्टॉक की बात की जाए तो वो उसका भी ये दावा है कि वो कहते हैं कि हमने किसानों की माली हालत बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। क्या आप इस दावे से इत्तेफाक करते हैं? और अगर देखा जाए तो अमली तौर पर किसान को क्या सहूलियात मिली हैं इससे? इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि ग्रोथ हुई है, किसान की हालत बेहतर हुई है। एक हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर से किसान को जो है वो बुरी तरह मार पड़ी है, वहाँ से किसान को जो है वो कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ स्टॉक से किसान जो नीचे जा रहा, थोड़ी सी उसकी हालत जो है वो संभली है, थोड़ा सा उसने अपने रोज़मर्रा के जो मामलात थे वो लाइफ स्टॉक से ही चलाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी साइड पे जो लाइफ स्टॉक के जो डिपार्टमेंट के असासे हैं उनकी हिफाजत भी तो लाइफ स्टॉक के उन्हीं हुकाम की जिम्मेदारी है, लेकिन उस तरफ जो है वो तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जा रही। 39,000 कनाल से ज़ायद रकबा जो है उस पर लोग गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं, लेकिन महकमा जो है उसको वागजार करवाने में बुरी तरह जो है वो नाकाम दिखाई दे रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में ये नेगलिजेंसेस बिल्कुल जो है वो हाईलाइट की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि महकमे की ये इंतज़ामी गफलत की वजह से इतनी ज़्यादा ज़मीन जो है उस पर लोग काबिज हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि तकरीबन इस गैर कानूनी कब्ज़े की वजह से 1 अरब 22 करोड़ से ज़ायद रकम का जो है वो महकमे को जो है वो खसारे का सामना करना पड़ा है। और ये ज़मीनें जो हैं ये शाहजीवना ज़िला जहांगीराबाद, खानेवाल और जहांगीराबाद खानेवाल में जो इनके फार्म्स हैं उनके साथ ये ज़मीनें मुंसलिक हैं। अच्छा नवाज, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, महकमा लाइफ स्टॉक की इंतजामी नाकामियों को बेनकाब कर दिया गया है, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो 39,000 कनाल सरकारी ज़मीन पर कब्जे का जो मामला है, और आप भी बता रहे हैं कि अभी तक उसे वागुजार नहीं करवाया जा सका। ये बताएं कि ये मुमकिन कैसे हुआ? किस तरह से इतनी बड़ी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया गया? क्या महकमा लाइल्म था या जानबूझकर वो आंखें बंद रखे बैठा था? नहीं, ये बातें बिल्कुल महकमे के इल्म में हैं। ये पुराने अगर हम पीछे चले जाएं को 20-30 साल या 50 साल पहले, तो ये ज़मीनें लीज़ पर दी गई थी, लेकिन इनकी प्रॉपर जो निगरानी थी वो नहीं की गई। निगरानी होनी चाहिए थी। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ पट्टादार जो थे उन्होंने ज़मीनें सेल्फ जनरेटेड जो स्टाम्प थे वो बनाकर आगे बेच दी हैं, सबलेट कर दी हैं, लेकिन महकमा जो है इस बारे में मुकम्मल तौर पर खामोश रहा है। महकमे की जानिब से निगरानी जो है वो नहीं की गई। इसमें कुछ ज़मीनें जो हैं वो डायरेक्ट सेक्रेटरी जो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट हैं उनके नीचे आती हैं, कुछ जो डीजी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है उनके नीचे आती है। अब अगर हम ये जो 4,900 एकड़ ज़मीनें हैं अगर इसकी बात करें तो इसमें से 4,188 एकड़ रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये डायरेक्ट सेक्रेटरी साहब के नीचे आती हैं, और 719 एकड़ जो हैं
719 एकड़ जो हैं ये जो डीजी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है उनके नीचे आते हैं। उनको चाहिए था, उनके नीचे स्टाफ मौजूद है, ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनको चाहिए था कि इस सारी ज़मीनों की जो है वो प्रॉपर निगरानी करते हैं, लेकिन निगरानी नहीं की गई। कुछ लोगों ने ज़मीनें आगे बेच दी, कुछ लोगों ने खुद उन पर जो है वो काबिज होकर बैठे हैं। लेकिन यही तो सवाल यहाँ पर उठ रहा है ना नवाज, कि इन ज़मीनों को वागुजार आखिर क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्या हम इसको ये समझे कि महकमे के पास इख्तियारात नहीं है, या फिर सियासी दबाव इतना है कि महकमा भी कुछ नहीं कर पा रहा है? आपने बात बड़ी अच्छी की है कि महकमे के पास अख्तियारात तो बिल्कुल है, लेकिन जो सियासी दबाव वाली बात है उसमें काफ़ी सारा जो है वो असर दिखाई देता है कि महकमा जो है वो काम करने के लिए बिल्कुल जो है वो तैयार नहीं है। शायद यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो ज़्यादा बाअसर हैं, या इन्होंने कोई इस ज़मीन की कानूनी शक्ल जो है वो हासिल कर ली है, कोई कानूनी हैसियत इन्होंने हासिल कर ली है। लेकिन अगर कानूनी हैसियत भी हासिल की है तो फिर भी ये महकमे की ज़िम्मेदारी बनती थी कि कैसे लोगों ने महकमे की ज़मीन को जो है वो ज़ाती प्रॉपर्टी जो है वो समझ लिया। ऐसा बिल्कुल जो है वो नहीं होना चाहिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये जो इंकशाफात किए गए हैं ये बड़े हैरान कौन है, और महकमे को जो है इसका नोटिस लेना चाहिए। हम भी इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये बड़ी शफाफ रिपोर्ट है। इसमें ये कहा गया है कि तो हर महकमे के होते हैं ना, आखिर उसे क्यों नहीं फॉलो किया गया? अगर ज़मीनें लीज के ऊपर थी तो अगर वो किसी को ट्रांसफ़र कर भी दी गई हैं तो प्रॉपर चैनल एक काम होता है, तो वो क्यों नहीं किया गया? उसकी रिपोर्ट्स आखिर कहाँ पर हैं? दरअसल ये जो स्टेट लैंड्स होती हैं ये इस तरह ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो सकती। आपने सुना होगा कि हमेशा जो सरकार की ज़मीनें हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हों, वो किसी दूसरे महकमे की हों, वहाँ पर कब्जे होते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसमें बड़ा ऑपरेशन किया है, बड़े जो है उन्होंने अच्छे काम किए हैं और उन्होंने अपनी ज़मीनें वागजार करवाई हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर मुहिम लॉन्च की। लेकिन जो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हमने कभी नहीं सुना कि इन्होंने ज़मीनें वागजार करवाने के लिए कभी कोई काम किया हो। अब जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ये नहीं कि हम तक पहुंची है, इन तक ना पहुंची हो, इनको सब जो ऊपर बैठे हुकाम है सब चीज़ें इनके इल्म में है, लेकिन पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है, ये ज़मीनें वागजार क्यों नहीं करवाना चाहते। आप देख लें कि ये 15 से 20 ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन ज़मीनों पर जो है वो कब्जे हैं। जहांगीराबाद है, कलोरकोट है, हारूनाबाद है, उसके अलावा शेरगढ़ है, कादराबाद, शाहजीवना, खिजराबाद, ये मुख्तलिफ इलाकों में जो इनके फार्म्स हैं, जो इनकी ज़मीनें हैं, उन पर कब्जे हैं। इलीगल तौर पर लोग जो है वो बैठे हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो वहाँ तक पहुँचने नहीं। डिपार्टमेंट अगर हम देखें तो लाहौर में तो बड़े अच्छे काम कर रहा है, लेकिन नीचे जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, जो इनके एसेट्स हैं, उनकी हिफाजत जो है वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन महकमा जो है उस तरफ पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, और इतने ज़्यादा रकबा जो है उस पर कब्जा है। ऑडिट रिपोर्ट में भी सब कुछ वाज़ेह हो गया है ना। ऑडिट रिपोर्ट में ज़मीनों की गैर कानूनी फ़रोख्त हो गई, पट्टानामों की खिलाफ वर्जियाँ हो गई, कम रेंट पर लीज देने जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो क्या इसकी कोई तहकीकात हुई हैं अभी तक, और अगर हुई हैं तो क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी की गई है, या अभी तक मामला बस जूं का तूं ही है? नहीं, ये लेटेस्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें अगर तहकीकात होती तो शायद ये रिपोर्ट जो है ये ना मरतब की जाती, लेकिन अभी तक स्टिल जो है इन ज़मीनों पर कब्जे हैं। और ये अब जो सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर आशिक किरमानी हैं वो बड़े दावे तो करते हैं। अच्छा। आप देख लें कि जो जिन मनसूबों की तशहीर की जा रही है, लाइफ स्टॉक कार्ड है, किसान कार्ड है, ग्रीन ट्रैक्टर है, लेजर लैंड लेवलर है, सोलराइजेशन है एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स की, ये मनसूबे बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इन मनसूबों का आउटपुट जो है वो एक तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा, और दूसरे जो स्टेट के एसेट्स हैं उनकी हिफाजत करना भी इन्हीं हुकाम की, इन्हीं सियासतदानों की, इन्हीं वज़रा की, इसी ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है। लेकिन इस चीज़ की तरफ जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। उसके अलावा रिपोर्ट में एक और चीज़ की निशानदेही की गई है कि ये किस तरह की काश्तकारी जो है ये इन ज़मीनों को करें। अगर कुछ ज़मीनों पर काश्तकारी भी की जा रही है तो वो इतनी बुरी तरीके से की जा रही है कि उस पर जो लागत आती है वो भी डबो दी जाती है। टाइम पर ना तो वहाँ पर खादें डाली जाती हैं, ना पेस्टिसाइड डाली जाती हैं, ना अच्छे बीजों का इंतखाब किया जाता है। और जहाँ कसूरवार कौन है नवाज? इसमें कसूरवार भी यही महकमे के लोग हैं, और तो कोई कसूरवार हो नहीं सकता। जब जहाँ पे ये खुद काश्तकारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो चाहिए कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन वहाँ पर हासिल हो। जब ये गंदम काश्त करते हैं तो 18 मन गंदम वहाँ पर जो है वो हासिल हो रही है। और अगर दीगर चीज़ों की तरफ जाएं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो इस तरफ का इस साल का है वो ये कह रहा है कि 34 मन फी एकड़ हमने जो है वो गंदम हासिल की है। और ये लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये उससे आधी प्रोडक्शन ले रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो 18 मन फी एकड़ जो है वो हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की जो है वो निशान
निशानदेही की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो इन्होंने ज़मीनी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लीज़ पर दी हुई हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम रेट पर जो है वो दी हुई हैं। अगर वहाँ के जो बिल्कुल नवाज, मैं इसी चीज़ को लेकर थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। जिस तरह से लाइफ स्टॉक का आप जिक्र कर रहे हैं तो एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ रही है तो फिर भी किसान क्यों परेशान है? क्या उसे उस पैदावार का सही रेट नहीं मिल रहा है या फिर कुछ और वजूहात हैं? देखें, किसान की जो मेजर जॉब है वो फसलें उगाना है, ये उसका सेकंड पार्ट होता है। आपके जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डेयरी और मिल्क का बिज़नेस कर रहे हैं लोग वो बहुत कम हैं। हमारा जो आम सादा छोटा किसान है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही होता है कि वो अपनी ज़मीन में गंदम उगा ले, चावल उगा ले, गन्ना उगा ले, मकई उगा ले। उसका हमारी जो ज़राअत का मेन फोकस है वो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट। क्या किसानों ने अब उस पर तवज्जो कम देनी शुरू कर दी है? नहीं, तवज्जो नहीं कम दी, किसानों ने उतनी ही तवज्जो दी है, लेकिन जब रेट नहीं मिला तो अल्टीमेटली किसान जो है वो बददिल हो गया। उसने ये सोचा कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं आ रहा। उसने थोड़ा सा अपने आप को संभालने के लिए लाइफ स्टॉक और डेयरी जो है उसकी तरफ गया। उसने उन चीज़ों को जाके देखा कि वहाँ से अगर कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है तो अपनी हालत जो है वो बेहतर की जा सकती है। लेकिन इसमें लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक तरफ जहाँ किसान स्ट्रगल कर रहा है, अगर ये डिपार्टमेंट भी उतनी स्ट्रगल करे, किसान को फैसिलिटेट करे तो यकीनन किसान जो है उसकी हालत बेहतर हो सकती है। जो किसान सिर्फ फसलों पर इंतजार करके बैठा है कि गंदम अच्छी होगी, चावल अच्छा होगा तो वहाँ से मैं जो है वो कुछ कमाऊंगा तो बेहतर मेरी हालत जो है वो सुधर जाएगी। किसान को अगर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी की जानिब ले जाया जाए तो किसान जो है उसकी हालत भी बेहतर हो सकती है। हमारी दूध और गोश्त की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हो सकता है। हमारी मुल्की इकॉनमी को इस चीज़ का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सियासतदान आते हैं वही चीज़ों को ऊपर नीचे करके चले जाते हैं। ये इस दौर की बात नहीं, ये पिछले अदवार में भी ऐसे ही होता रहा। लेकिन जो लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर का शोबा है इसमें बेहतरी नहीं आ सकी, ना किसान की हालत जो है वो बेहतर हो सकी है। आज भी आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ज़रूरी मुल्क होने के दावेदार होने के बावजूद यहाँ पर कभी हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है तो कभी हम जो है वो दीगर जो चीज़ें खाने पीने की हैं वो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट कर रहे हैं। सूरत हाल है नवाज, इस वक्त एक तरफ फसलों की कम पैदावार है और दूसरी तरफ लाइफ स्टॉक की ज़मीनों पर कब्जे हैं। दोनों मिलकर किसान के लिए हालात मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। सिर्फ मुझे ये बताइए, क्या हुकूमत ने इस सूरत हाल को संभालने के लिए कोई हंगामी प्लान बनाया है? अच्छा, इसके लिए मैं जो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके पास गया था। मैंने उन्हें कहा कि सर ये इश्यूज़ हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ें हैं, इनकी निशानदेही की गई है, तो मैं आप मुझे बता दें अगर इसके हवाले से आपने कोई एक्शन प्लान तरतीब दिया या आपको ज़मीनों को वागज़ार करवाने के लिए कुछ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आगे से ये जवाब दिया कि हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, आप उसके पास जाएँ, मेरे पास इस हवाले से कोई डाटा नहीं। और मैंने मिनिस्टर साहब को भी एक मैसेज किया, मैंने कहा मिनिस्टर साहब हम इस पर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ लाइव आएँ, बैठें, आप अपना मौक़िफ़ दें। लेकिन मिनिस्टर साहब की जानिब से भी कोई जवाब जो है वो मुझे नहीं दिया गया। इससे तो भी किसी बंदे की जानिब से कोई मौक़िफ़ देने के लिए नहीं सामने आया? नहीं, महकमे के जो हेड हैं, जो सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उनके पास गया। मैंने उनको कहा कि सर ये इश्यूज़ हैं, हम इस पर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप जो है वो अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ हमें दे दें कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कोई अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम उनको भी जो है उनकी भी निशानदेही करें, उनको भी सामने लेके आएँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारा पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है वही जवाब देगा, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूँगा। मिनिस्टर साहब जो हैं उनको भी रिक्वेस्ट की कि आप भी आएँ, आप बैठें। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह हमने इन चीज़ों को हाईलाइट किया, ये हमने तो बेहतरी के लिए यही चीज़ें हाईलाइट की हैं। और जिस तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, अगर महकमा इस पर कोई एक्शन लेता है, मिनिस्टर साहब एक्शन लेते हैं, जो किसान कार्ड और लाइफ स्टॉक कार्ड दिए जा रहे हैं, साथ अगर महकमे के असासे जो डे 1 से पाकिस्तान के साथ ही महकमे को मिल गए थे, अगर उनकी भी हिफाजत की जाती है, जितनी ये ज़्यादा ज़मीनें हैं अगर इनको प्रॉपर यूज़ में लाया जाता है, इनको रेंट आउट किया जाता है, इनको लीज़ पे दिया जाता है या यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, तो यकीनन ना सिर्फ यहाँ के किसान जो है उसको फ़ायदा होगा बल्कि ये चीज़ें मुल्की इकानमी में भी जो है वो अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ऐसे ही है। आखिर में मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगी कि 39 कनाल ज़मीन को अगर वागुजार करवा लिया जाए और उसे किसानों या ज़राई तरक्की के लिए इस्तेमाल में लाया जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हुकूमत के पास इस हवाले से अमली मंसूबा मौजूद होना चाहिए। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि ज़मीनों की जालसाजी का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया है। नैब बलूचिस्तान की कार्रवाई भी सामने आई है। बाअसर लैंड माफिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ओहदेदारान और बाअसर अफराद का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ज़िला कोयटा और ज़िला हब में 11,000 एकड़ से ज़ायद कीमती सरकारी ज़मीन की बंदरबांट का भांडा फोड़ के रख दिया है। इस तारीखी स्कैंडल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला ओहदेदारान, बाअसर लैंड माफिया और बाज़ सियासी शख्सियात के माबैन घिनौने गठजोड़ का इंकशाफ भी हुआ है। मजीद खबर की तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ खलील अहमद से। खलील साहब, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि इस स्कैंडल की इब्तदाई मालूमात सामने कैसे आई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये बलूचिस्तान में जो कि करप्शन का एक गढ़ है और यहाँ पे करप्शन की गज़ब की कहानियाँ सामने आती हैं। और एक बार फिर जो है बलूचिस्तान में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उनके अफसरान ने कुछ सियासतदानों और कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ जो सेनेटर या अरकान कौमी असम्बली या सूबाई अरकान असम्बली हैं उनके साथ मिलके 11,000 एकड़ ज़मीन को गैर कानूनी तौर पे अलाट किया गया है। और ये जो ज़मीन की अलाटमेंट है ये कोयटा और हब में की गई है। और जो मौज़े और जो जगह अलाटमेंट की गई है जिन लोगों को, वो इंतहाई उसकी जो कीमत है महंगी है और उसका जो वो महल वकू है वो इंतहाई पुरकशिश है। और ये तकरीबन बताया जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक कि 50 अरब से ज़ायद की ज़मीनें जो कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो अलाट की गई हैं, जिसमें और इस बहती गंगा में करप्शन की जो है तमाम लोगों ने जो है ना खूब हाथ धोए हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें महकमा बल्दियात के कुछ अफसरान हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि सेनेटर, अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली और सूबाई वज़रा समेत बाज़ जो बाअसर सियासतदान हैं वो भी इसमें मुलविस हैं। और नैब ने इसका नोटिस लेते हुए इसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं। और फिर नैब के हुकाम ने जो है वो एहतसाब अदालत से जो है रुजू किया और इस पे यहाँ इनके जो मौज़े हैं इनके बाकायदा मुकामी अखबारात में इश्तिहारात दिए गए हैं कि आवाम इन मौज़ों में जो है ख़रीदारी से, ज़मीनों की ख़रीदारी से बाज रहे, वरना वो ख़ुद अपने नुकसान के ज़िम्मेदार होंगे। क्योंकि नैब ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और उसका दायरा क़रार बहुत वसी कर दिया है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं वो नैब के कड़े हाथों में जकड़े जा चुके होंगे। और ये बात भी मुमकिन है कि वो सलाखों को का फ्रॉड किया गया है। क्या नैब को इसकी इत्तला शिकायत की सूरत में मिली थी या फिर किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के थ्रू मिली थी? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये जो ज़मीनें थी इस पे महकमा जंगलात की ज़मीन है, इस पे दीगर जो ज़मीनें हैं जो कि अनसेटल ज़मीनें थी, ये जब गैर कानूनी तौर पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम ने मिली भुगत से जो ताकतवर लोग हैं उनको अलाट करनी शुरू की, इसके ख़िलाफ़ बहुत सी अपीलें दायर की गई, इस पे अदालतों में लोग गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद इदारे जो हैं वो हरकत में आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि वाकई ये जो अलाटमेंट है ये हुई है और लोगों की और सरकारी ज़मीन जो है वो गैर कानूनी तौर पे जो है वो बड़े बड़े लोगों को अलाट की गई है। और लिहाजा इस पे अब इदारों ने जो है तहकीकात की, उसके बाद एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है नैब को दी गई और नैब ने अब इस पे काम शुरू कर दिया है। और काफ़ी बड़े लोगों को तो ये ज़मीनें अलॉट कर दी, लेकिन ये ज़मीनें असल में किस मकसद के लिए मुख्तस की गई थी? ये देखें, ये सेटलमेंट की ज़मीनें थी, इसमें महकमा जंगलात, महकमा ज़राअत, इसके अलावा महकमा बल्दियात और दूसरे कुछ महकमों की ज़मीनें थी और कुछ कबाइल की भी ज़मीनें। सबसे बड़ा मसला उस वक्त खड़ा हुआ जब कबाइल जो है वो उन्होंने एहतजाज शुरू किया कि हमारी ज़मीनों को सरकारी तौर पर गैर कानूनी तौर पर कैसे अलाट किया गया। ये आबाओ अजदाद से और कई सौ साल से ये हमारी ज़मीनें और इसको अलाट कर दिया गया है। उस पर उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाजी मुजाहरे किए और जो कई शाहराहें बंद की, असेंबली के सामने एहतजाज किया। उस वक्त भी कोई हरकत में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कि जैसे ही इदारे हमारे हरकत में आए और उन्होंने फिर जब इसकी तहकीकात की और बड़ा इसका दायरे क़रार हब और कोयटा में फैलाया गया, बाकायदे सर्वे किया गया और अलाटमेंट रिकॉर्ड जो निकाला गया तो उसमें साबित हुआ कि 11,000 के करीब इंतहाई कीमती ज़मीन जो है वो ताकतवर लोगों को अलाट कर दी गई है। बाकायदा तौर पर उनके नाम, उनके फ्रंट मैन हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके नामों पर यह अलाट की गई है।
جس کو اب کینسل کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور عدالت میں اس جو الاٹمنٹ تھا اس پہ بھی اسٹے لے لیا گیا ہے. جی اچھا خلیل یہ بتائیں کہ اب تو معاملہ نیب میں چلا گیا ہے نا, تو نیب کی جانب سے اب تک کیا قانونی اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے؟ جی جیسے کہ میں نے بتایا کہ نیب نے جو ہے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور تاہم اس میں انتہائی طاقتور لوگ ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ ایک سینیٹر جو کہ بلوچستان سے منتخب ہے اور ایک قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے پورے کوئٹہ کی تحصیل کا جو عملہ ہے اس کو بمائے ریکارڈ بائی ایئر اسلام آباد بلایا, انہیں 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے کروایا اور 1 ہفتے تک ان کی خدمت کی اور تمام اس طرح کی زمین جو کہ پرکشش جو مستقبل میں جس کے بہت اچھے ریٹس مل سکتے تھے اس کی معلومات حاصل کی اور پھر ان کو خرچہ دے کے واپس باہر کوئٹہ بھجوا دیا. تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ اب نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہیں تو ان طاقتور لوگوں نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے ہیں اور میں اب ان لوگوں کے نام نہیں لے سکتا اس وقت کیونکہ وہ انتہائی بااثر اور طاقتور لوگ ہیں جو کہ اس 11,000 ایکڑ زمین کی غیر قانونی طور پہ ان کو الاٹ کی گئی ہے یا ان کے فرنٹس مین کو جو ہے الاٹ کی گئی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑی معاملہ تو اب سامنے آ چکا ہے نا کہ ان لوگوں کے جو ہے وہ الاٹ کی گئی ہیں, تو کیا احتساب عدالت نے وہ زمینیں جو الاٹ کی گئی ہیں ان کو منجمد کرنے کے حوالے سے کوئی کارروائی کی ہے یا اس کے حوالے سے کوئی منظوری دی ہے؟ جی ہاں بالکل, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیب نے جو لوکل بڑے اخبارات ہیں اس میں اس حوالے سے کوئٹہ اور جو ہب ضلع ہے اس میں جو جن خسروں میں یہ الاٹمنٹ کی گئی ہے, جن موضوع میں یہ الاٹمنٹ کی گئی ہے ان پہ لوگوں کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہ اس سے جو ہے دور رہیں. اس کے علاوہ احتساب عدالت میں نیب نے ایک اپلیکیشن دائر کر دی گئی ہے کہ ان موضوعوں کو جو ہے منجمد کر دیا جائے اور اس میں کسی قسم کی بھی جو خرید و فروخت ہے اس پر پابندی عائد کی جائے. اچھا ایک اور چیز ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ ریکارڈ میں جعل سازی اور جو جعلی الاٹمنٹس ہیں ان کی قانونی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ بالکل, اس میں ایک بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کرپشن میں ملوث ہیں ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو بھی کیا ہے قانون اور قواعد کے مطابق کیا ہے اور ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. اور جس طرح ہمیں اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے ہمیں کہا تمام کاغذی کارروائی پوری کی گئی ہے اور لوگوں کو جو ہے زمین الاٹ کی گئی ہے, لہٰذا ہم ہر طرح کا جو ہے عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو اس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تھے اس وقت کے جو کہ اس وقت سندھ میں ہیں اور سندھ میں بھی ان پہ کافی زیادہ نیب کے کیسز چل رہے ہیں اور اب ایک یہ نیا کیس بھی ہے ان کا کیونکہ ان کی شہرت اس کرپشن کے حوالے سے کافی خراب ہے. انتہائی سینئر بیوروکریٹ ہیں, سندھ میں بہت اچھی پوزیشنوں پہ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں بلوچستان میں جب ان کا ٹرانسفر ہوا تھا گزشتہ ادوار میں تو یہاں پہ بھی وہ بہت اچھی پوزیشن ہے اور جب وہ سینئر ممبر آف بورڈ آف ریونیو بنے تو پھر یہ گھپلہ سامنے آیا اور اس میں 11,000 کے قریب جو ہے وہ 11,000 ایکڑ کے قریب جو ہے وہ زمین, سرکاری زمین اور قبائل کی زمین غیر قانونی طور پہ الاٹ کی گئی ہے. اور ایک ایسے طاقتور گروپ کو تو 5,000 سنا ہے کہ ایکڑ زمین جو ہے الاٹ کی گئی ہے جو کہ کوئٹہ ڈی ایچ اے کے بالکل سامنے ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ ڈی ایچ اے کی ہر شہر جہاں پہ ڈی ایچ اے اس کے آس پاس جتنی زمینیں ان کی قیمتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں اور اس کے سامنے کسی ایک گروپ کو 5,000 ایکڑ الاٹ کر دینا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین اربوں نہیں بلکہ خربوں کی اب ہو گئی ہے اور اس پہ وہاں پہ مقامی قبائل نے اسٹے لیا ہوا ہے اور یہ تمام معاملات جو مقامی عدالتیں ان میں زیر سماعت یا ان افسران کا ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں. چلے ہم تعداد کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ اس اسکینڈل میں بتائیے گا کہ اب تک کتنے افسران اور بااثر افراد شامل پائے گئے ہیں؟ جی ہاں بالکل, اس میں بتایا جا رہا ہے تقریباً 4 درجن سے زائد جو ہے بیوروکریٹ ہیں یا افسران ہیں یا ایسے بااثر یا طاقتور گروپ کے لوگ ہیں جو کہ سینیٹرز بھی ہیں, ارکان قومی اسمبلی بھی ہیں اور صوبائی اسمبلی میں بھی وہ موجود ہے. تقریباً 4 درجن سے کے قریب لوگ ہیں جس میں یہ لوگ موجود ہیں. لیکن بدقسمتی ہے, آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی بلوچستان میں ایک میگا کرپشن سامنے آیا جس میں ایک ہمارے سیکٹری فائنانس تھے سابق, ان کے گھر کی ٹینکیوں سے پیسے برآمد ہوئے, سرما
सर्वेंट क्वार्टर से पैसे बरामद हुए, कार की डिक्कियों से अरबों रुपए बरामद हुए। लेकिन क्या हुआ उस मेगा करप्शन का? वो सेक्रेटरी साहब भी रिहा हो गए, वो मुशीर ख़जाना भी रिहा हो गए, और जितने अफसरान थे उन्होंने नैब से डील की, और डील के बाद आज फिर नौकरियों पे बहाल हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, जहाँ पे जो पैसा उन्होंने नैब को दिया होगा वो रिकवर कर लिया। तो अब लोग नाउमीद है, उनका भी यही कहना है कि इसमें बहुत जो है ताकतवर लोग मुलविस है और उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। अब लोग, आवाम की जो नज़रें हैं वो नैब पे लगी है, वो देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। और जिस तरह इस नैब के कुछ कवानीन में तरमीम की गई है, उसकी वजह से भी बहुत सी मजबूरियां जो है वो नैब के सामने आ रही है। ताहम नैब के जो अफसरान हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी हैं, उनका नाम भी इसके अंदर आ रहा है, उनका इसके अंदर क्या किरदार रहा है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सीनियर बोर्ड ऑफ मेंबर जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन होता है, सब कुछ वही होता है। और मैंने जैसे कहा कि माजी में भी उनके खिलाफ जो है, सिंध में भी इस वक्त नैब में उनके खिलाफ जो है ना कई मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। और अब जब वो यहाँ आए तो उन्होंने अपने कारनामे यहाँ पे भी दिखाए। और सिर्फ एक ये बड़ा केस जो है सामने आया, 11,000 एकड़ जो उन्होंने जो है अलाट किया। इसके अलावा जो उन्होंने घपले किए हैं वो तो अब तक सामने नहीं आ सके। लेकिन इदारे जिस तरह इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उससे लगता है कि इसमें जितने भी लोग हैं, जितने बड़े लोग शामिल हैं, उनको बेनकाब किया जाएगा, उनको आवाम के सामने लाया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया गया है या फिर सिर्फ शामिल तफ्तीश ही किया गया है? जी अभी तक इस केस में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। लेकिन नैब के जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो इस स्कैंडल में जिन जिन ब्यूरोक्रेट, सियासतदान या ताकतवर लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें लैंड माफिया भी है, लैंड ग्रेबर्स भी शामिल है, उनसे तहकीकात कर रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। और कुछ ही दिनों में ये सब कुछ मैच्योर हो जाएगा। तो और नैब के ही ज़राए ने हमें बताया कि आप देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ होती हैं। और ये बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान का एक मेगा करप्शन स्कैंडल होगा जो कि जिससे जो है बिल्कुल पूरा मुल्क हिल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे ये करप्शन की गई है और कितनी महंगी ज़मीन, 11,000 एकड़ ज़मीन जो है हम हब के जो मौजा है गडानी जो सबसे जहाँ पे ज़मीन, जहाँ शिप यार्ड है, जहाँ अच्छा, क्या मुकामी अफराद को उन ज़मीनों से बेदखल भी किया गया है? मुख्तसर साथ मुझे जवाब दे दीजिए। बेदखल का तो हब में गडानी से किया गया है, जबकि बलूचिस्तान के जिन इलाकों में ये किया गया है वहाँ पे क्योंकि ये ज़मीनें उस सेटलमेंट में जो है इनके हवाले की गई हैं बासर लोगों के, तो वो उन्होंने एहतजाज किया है और केसेस जो है वो तमाम उन्होंने अदालतों में लगाए हुए हैं। लेकिन अभी तक और रोज़ाना अखबारात में हम बयानात देख रहे हैं कि जो कबाइल की ज़मीनें हैं वो बासर लोगों को अलाट की गई हैं। इसके हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में कि जो कबाइल की ज़मीनें अलाट की गई हैं गैर कानूनी तौर पे, तो उसके खिलाफ अदालतों से रुजू किया जा रहा है। मेगा स्कैंडल सामने आया है, हम किसी क्रैक डाउन की तवक्को कर सकते हैं खलील? जी हाँ बिल्कुल, हम एक बड़े क्रैक डाउन की जो है तवक्का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में जो है इस हवाले से काफ़ी लोगों में परेशानी पाई जा सकती है, जिनकी ज़मीनें जो है गैर कानूनी तौर पे अलाट की गई हैं और वो किसी सूरत भी अपनी आबाई ज़मीनों से जो कई सौ साल से उनके नाम है उनसे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह के जो वाक़यात हैं उन मुस्तक़बिल में रोकने के लिए मज़ीद भी इस्लाहात करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर इस्लाहात ना की तो इस तरह के मेगा स्कैंडल्स हमें आने वाले वक्तों में भी देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएं कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में मुस्तकिल सेक्रेटरी की अदम तैनाती और एडिशनल सेक्रेटरी ने गवर्निंग बोर्ड की मंजूरी के बगैर अरबों रुपए के टेंडर्स जारी कर दिए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक लेबर कॉलोनी और स्कूलों की तज़हीन व आराइश के नाम पर गैर मारूफ अखबारात में इश्तिहारात दिए गए। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा करार शाहिद हुसैन सैलरा ने। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में मुस्तकिल सेक्रेटरी की अदम तैनाती को 11 माह हो चुके हैं, क्या ये मामूल की बात है या इसमें कोई खास वजूहात भी सामने आई हैं?
नहीं, जो कवानीन है उस के हिसाब से 6 महीने से ज़्यादा अरसा किसी एडिशनल चार्ज जो है किसी दूसरे महकमे के अफसर को नहीं दिया जाता, और उनकी तैनाती को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है कि असल तो ओहदा है इनके पास सेक्रेटरी लेबर का, लेकिन इजाफी जो चार्ज दिया गया है, एडिशनल जो चार्ज दिया गया है वो सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी दिया गया है, और 6 महीने से ज़्यादा अरसे तक वो अपना चार्ज ये नहीं रख सकते। हुकूमत को चाहिए कि वो मुस्तकिल जो है वो सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड तैनात करें, लेकिन अब तक उन्होंने तैनात नहीं किया। इस तरह जो है वो अदालत ने नोटिस भी जारी किए थे, और आज इस केस की समाअत थी, तो इनकी तरफ से वकील पेश हुए और उन्हें मजीद मोहलत ले ली कि हमें वक्त दिया जाए जवाब जमा कराने के लिए। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर ये हुई कि ये जो डिपार्टमेंट है सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड, ये मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है, लेकिन जो इनके सेक्रेटरी हैं वो मुस्तकिल तैनात नहीं है इस महकमे में, और जो गवर्निंग बॉडी में शामिल अफसरान हैं उन्होंने वजीर जो है सूबाई वजीर उनको ख़त लिखा है बाकायदा तौर पर इस मामले में कि एक तो ये है कि मुस्तकिल सेक्रेटरी तैनात नहीं किए गए, दूसरा ये है कि इस ओहदे में चूँकि एडिशनल जिनको चार्ज दिया गया है उन्होंने गवर्निंग बोर्ड की जो मर्ज़ी के बगैर जो इशारात दिए हैं, टेंडर्स दिए हैं, और उसके बाद फिर मंजूरियाँ जो दी गई हैं उसमें उनको शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहला जो उनको तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि स्कूलों और लेबर कॉलोनीज़ के लिए उन्होंने टेंडर्स जारी किए, ऐसे अखबारात में टेंडर जारी किए जिनका नाम लिया गया उन अखबारात में उन तारीखों के अंदर वो टेंडर थे ही नहीं, लेकिन अखबारात की कटिंग ये जारी कर दी गई कि इस अखबार में फ़लाँ डेट को जो है हमने टेंडर जारी किया था, और इस पर जो है एतराज़ात आयद किए गए, और काम शुरू हुआ नहीं, और कहीं अगर शुरू भी हुआ है तो इब्तिदा में ही अरबों रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए ऐसी कंपनी को जो कंपनी रजिस्टर्ड ही जो है वो 2025 में हुई है, यानी कि जो सेपरा रूल थे, जो पेपरा रूल्स हैं उनकी मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि ये खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा दूसरा जो इल्ज़ामात हैं वो ये है कि जैसे 2014 में कानून बनाया गया था सूबाई हुकूमत की तरफ से कि जो गवर्निंग बॉडी होगी, गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर सेक्रेटरी जो है अज खुद कोई जो मंजूरी नहीं दे सकते। अब इनके ऊपर जो सेक्रेटरी लेबर है इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि एक तो ये है कि वो करते भी खुद ही हैं, मंजूरी खुद लेते हैं, और उसके बाद फिर टेंडर जारी भी खुद ही कर देते हैं, लेकिन गवर्निंग बॉडी की जो मंजूरी है उसमें शामिल नहीं होती। वो जो सूबाई हुकूमत का ऑर्डिनेंस है उसकी मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की जा रही है कि एडिशनल सेक्रेटरी ने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर ही अरबों रुपए के टेंडर्स जारी कर दिए हैं। तो क्या ये एक आम इंतजामी गलती थी या फिर दानिस्ता तौर पर कवायद को नजरअंदाज किया गया है? देखिए, दूसरे पॉइंट्स पर आने से पहले मैं इन सेक्रेटरी साहब से मैंने खुद रब्ता किया मौक़िफ़ लेने के लिए, क्योंकि जिस तरह की खबर है तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उनका भी मौक़िफ़ लें। उन्होंने पहले तो काफ़ी गुस्से में नज़र आया, काफ़ी जज्बाती भी थे, और उस पर उन्होंने कहा कि देखें मुझसे कोई गलत काम जो है कोई करवा नहीं सकता, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना साफ़ सुथरा है कि कोई भी मुझ पर दबाव डालकर या किसी भी तरह से मुझसे कोई काम ले नहीं सकता, और मैं चूँकि मामले में बैठ के साफ़ और शफाफ तरीके से और ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहा हूँ, तो लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दबाव डालकर जो है इस किस्म के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो है वो मुझे मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स भी मसूल हो रही हैं, बार बार मैं लोगों को वजाहतें दे रहा हूँ कि कोई गलत काम नहीं हो रहा, और तमाम इदारों की और तमाम जो गवर्निंग बॉडी में लोग शामिल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी मंजूरी के बाद ही जो है वो हमने टेंडर्स जारी किए। और जो इल्ज़ामात हैं उन्होंने कहा जी मैं उनकी तरदीद करता हूँ, और ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, और मैंने हर जगह इज़्ज़त कमाई है। और मैंने उनसे सवाल किया था कि मामला इतना संगीन हो गया था कि आपको तो सूबाई एंटी करप्शन है, उन्होंने ख़त भी लिखा कि जो टेंडर्स जारी किए गए हैं इस हवाले से वजाहत पेश करें, तो उन्होंने कहा मैं खुद डायरेक्टर एंटी करप्शन रहा हूं माजी में, और मैंने उनको जवाब दे दिया। अब क्या जवाब दिया है वो हमसे शेयर नहीं किया। और इसके अलावा जैसे उनकी कॉल रखी गई तो उसके बाद फिर इनके तर्जमान है लेबर बोर्ड के, उनका फिर मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने फिर तफसीलात बताई कि हमारे दफ्तर आ जाइए। मैंने उनसे यही कहा कि वज़ीर को ख़त लिखा गया और उसमें इतने सारे इल्ज़ामात हैं, जिसमें एक इमारत है जिसकी उस एरिया के हिसाब से जो मजमूई कीमत है तकरीबन 20 से 40 या 50 करोड़ के दरमियान बनती है, और वो इमारत वर्कर वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस के लिए खरीदी गई है 80 करोड़ रुपए की। और ये भी इल्ज़ाम है कि वो इनके किसी करीबी अजीज़ की इमारत थी। तो उस पर क्या कहना है? उस पर भी उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग नाराज़ हैं और वो फिर इस तरह के हमारे हमें बदनाम करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमने जो है कानून के मुताबिक किया है। बाकी तकरीबन 2700 मुलाजमीन है सिंध में रजिस्टर्ड, जो सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड के फलाह बहबूद के ज़ुमरे में आते हैं, उनका रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज किया जाएगा। उसके लिए 45 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया, ठेका जारी कर दिया गया। तो अब उस पर भी सवाल किया गया, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने जो कानूनी चारा जो थी या जो सेपरेट रूल्स है उसके मुताबिक हमने टेंडर जारी किया। टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं, तो आपके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जिन कंपनियों को टेंडर्स दिए गए हैं उनमें एक कंपनी तो 2025 में रजिस्टर हुई है, तो ऐसी नई और नामालूम कंपनी को इतनी बड़ी रकम कैसे जारी कर दी गई है? इसके हवाले से कोई बात सामने आई है?
बिल्कुल, ये बात मैंने उनसे की थी। उन्होंने कहा कि जो टेंडर जारी होना था जिस डेट के लिए, उस डेट से पहले हम मुख्तलिफ अखबारों में खबरें शेयर करते रहें, नशर करते रहें, ताकि जो इसमें शरीक होना चाहे इस टेंडर में वो शरीक हो जाए। लोग खबरें नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते और वो टेंडर में शरीक नहीं हुए, अब वही लोग हमें बदनाम करें। उनका ये कहना था कि हमने तो ये तो लोकल अखबारों की बात करें, हमने खलीज टाइम में भी बाकायदा तौर पर इस टेंडर के हवाले से खबर जो है वो शाये की थी। ये उनके तर्जमान का ये कहना है। लेकिन दस्तावेजात तो ये बता रहे हैं कि अगर वो ये दावे करे हैं तो दूसरी जानिब जो दस्तावेजात सामने आए हैं वो तो हमें ये बता रहे हैं कि इश्तिहारात ऐसे अखबारात में दिए गए हैं जो ना मारूफ हैं, ना ही उनकी इशाअत साबित हो रही है। तो क्या ये पूरा प्रोसेस ही एक फ्रॉड की शक्ल इख्तियार कर चुका है? देखें, मजमूई तौर पर जो 2700 मुलाजमीन हैं उनके लिए जो उनकी फलाह बहबूद के लिए फ़ंड्स मुकर्रर किए गए हैं वो 45 अरब रुपए के। ये मामूली फ़ंड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रकम है जो मज़दूरों की फलाह बहबूद होगी। उसमें उनकी एजुकेशन के लिए है, उनकी वेलफेयर के लिए है, उनकी जो है वो डेथ ग्रांट के लिए, बच्चियों की अगर शादी करनी है तो उसकी जहेज़ ग्रांट जो है जारी की जानी है। उसमें जो मजदूर रहनमा है, जो इंतहाई सीनियर मजदूर रहनमा है, उन्होंने तंग आकर जो है वो लिखा है वज़ीर, जो सूबाई वज़ीर हैं लेबर के, उनको उन्होंने लिखा है कि देखें ये सेक्रेटरी साहब जो है जब से तैनात हुए, एडिशनल चार्ज भी इनके पास जब से तैनात हुए हैं, वो जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो दफ्तर है उस दफ्तर में आए ही नहीं आज तक, और ना मजदूरों से कोई मीटिंग की, ना उनसे मुलाकात की, और ना ही उनके फलाह बहबूद के लिए जो कुछ काम हो रहा है वो उसमें आते नहीं है। यानी कि एक तो ये है कि एडिशनल उनको चार्ज दिया गया है, अगर एडिशनल चार्ज की मुस्तकिल तैनात नहीं किया जा रहा तब वो दफ्तर में आए, मजदूरों से मुलाकात करें, उनकी फलाह बहबूद को किस तरह करना है वो बैठ के तय करें। लेकिन वो तय करने के बजाय अखबारों में इसी तरह की, जिस तरह की कटिंग का उन्होंने बताया है कि कटिंग तो लगा दी गई कि फलां अखबार में खबर छापी थी और टेंडर जारी किया था, लेकिन उस डेट को जब चेक किया जाता है अखबार में तो उस डेट को उस अखबार में किसी किस्म का कोई इश्तिहार या टेंडर जारी ही नहीं किया गया था। इसके अलावा जो मजदूरों की हेल्थ के हवाले से हेल्थ इंश्योरेंस का मामला है वो भी बड़ा एक संगीन जो है मामला है। उसमें संगीन किस्म के इल्ज़ाम आते हैं कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड का अपना काम ही नहीं है कि किसी मजदूर की हेल्थ इंश्योरेंस करवाए। इन्होंने जो है वो खुद ही मंजूरी दी। इस तरह इनका ये भी दावा है कि चंद जो गवर्निंग बॉडी के लोग हैं वो नाराज़ हैं, बाकी गवर्निंग बॉडी के लोग जो है उनकी मंजूरी इसमें शामिल है। उसमें तकरीबन 8 अरब रुपए के लगभग की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ऐसी कंपनी को जारी की गई जिसका वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि वो इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस कर सकता है। और दूसरा ये है कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो काम है वो हेल्थ इंश्योरेंस मजदूरों की करना काम नहीं, बल्कि वो सोशल सिक्योरिटी का एक अलग से महकमा है, उनका ही काम है। और वही सेसी जिसको कहते हैं वेलफेयर बोर्ड का जो मैंडेट है वो तो उससे बिल्कुल हट के रह गए हैं, और उनका काम था बुनियादी फलाही कामों पर तवज्जो देनी, वो तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि जो उनका बुनियादी काम था वो ये है कि एक तो ये है कि जो कॉलोनी थी, उसके बाद 27 कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी मेंटेनेंस का काम था। उस पर भी जो है काम अभी कहीं शुरू हुआ है, कहीं नहीं हुआ। मेंटेनेंस के नाम पर जो है अरबों रुपए जारी कर दिए गए और उस पर भी किसी से कोई मंजूरी, उनका ये दावा है जो जिन्होंने ख़त लिखा है कि उन्होंने किसी से नहीं ली। और उसके बाद फिर जो अपना काम था जिसमें स्कॉलरशिप देनी थी बच्चों को, उनकी वेलफेयर और उसके अलावा डेथ ग्रांट, जहेज़ ग्रांट देनी थी, उस पर तवज्जो देने के बजाय दूसरे काम जिसमें जो मजदूर हैं आज तक जब से ये डिपार्टमेंट बने उनका दावा है कि रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं था, उसके लिए 45 करोड़ रुपए का अलग से ठेका जारी किया गया। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर जो है वो ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जिसका खुद अपना मैंडेट नहीं है, उनको ठेका दिया गया। हालांकि ये बताया गया है कि इस वर्कर वेलफेयर बोर्ड का अपना काम ही नहीं है कि मजदूरों की हेल्थ इंश्योरेंस करवाए, वो भी इजाफी जो है उनके मजदूरों का जो पैसा था, जो मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम होना था, वो इस तरह लगा दिया गया है। तो इस तरह के काफ़ी शक्कू को शुबात है। और इसी मामले में जो है वो पिछले दिनों जो है सूबाई एंटी करप्शन का जो डिपार्टमेंट है उनको भी शिकायत गई थी, उन्होंने भी खत लिखे। तो अब सेक्रेटरी साहब का ये कहना है कि हमने उनको जवाब दे दिया है। अब जवाब क्या दिया है उसमें जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है मुतमईन हुआ है या नहीं हुआ, इस बारे में तो अब तक ना उन्होंने वजाहत की है ना एंटी करप्शन ने वजाहत की है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में इनकी जो एडिशनल ओहदे पर तैनाती है उसको जो चैलेंज किया गया था, आज 2 रुकनी बेंच के सामने समाअत हुई, उसमें इनकी तरफ से वकील साहब पेश हुए और इंतहाई सीनियर वकील हैं। उनका ये दावा है कि हमें कोई दिन का टाइम दिया जाए, हम इनकी तैनाती को चैलेंज करेंगे। क्योंकि ओपन कोर्ट में समाअत होती तो मैं खुद उसमें सुनता, क्योंकि वो बताया गया है कि चैम्बर में समाअत हुई है, तो चैम्बर में हमें मीडिया को अलाउ नहीं होता वहाँ जाना। लेकिन जो हमें ज़राए से पता चला है कि उन्होंने कहा कि हमें जो है मजीद टाइम दिया जाए, हम जो इनकी अपॉइंटमेंट है उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि 6 महीने की तैनाती का वक्त होता है अगर मजबूरन किसी को ओहदे पर ये रखा जाता है। लेकिन अब इतना ज़्यादा टाइम गुजरने के बावजूद भी उनके पास जो चार्ज है वो बरकरार है। और इसी तरह करोड़ों रुपए के टेंडर्स तो चलते ही रहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि सैकड़ों जो वेलफेयर स्कीमों के केसेस हैं शाहिद, वो साल से ज़ेर इल्तवाई हैं, उनका कोई भी नतीजा सामने नहीं आता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 80 करोड़ रुपए की इमारत खरीद ली गई है जिसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 20 करोड़ है।
تو اس تضاد کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی اعلیٰ عہدیدار کے پاس؟ میں نے اس بارے میں بھی سوال ان سے کیا تھا، اس پر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمام جو رولز ہے ان کو فالو کیا ہے اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ خریداری ہوئی ہے اور اس کے جو ہے وہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ لوگ جب یہ صوبائی اداروں کے اوپر کوئی الزامات ہوتے ہیں تو ان کی تحقیقات اگر کوئی صوبائی ادارہ یعنی کہ اینٹی کرپشن اگر کرتا ہے تو لوگ جو ہے اس پہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں چونکہ جو مزدور رہنما ہیں ایک طویل عرصے سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے صوبائی وزیر کو خط لکھا ہے، صوبائی حکومت اس معاملے کی جانچ کرائے، تحقیقات کرائے، پھر یہ ایک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے۔ دوسرا پھر یا تو نیب اس معاملے میں آ کے جہاں اربوں روپے کی اس طرح کی ریل پھیل کا معاملہ ہے تو اس میں نیب تحقیقات کر سکتا ہے اور جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کر سکتا ہے کہ مزدوروں کے نام پر جو صوبائی حکومت نے بجٹ بڑھا کر جو ہے وہ 45 ارب روپے کیا تھا، اگر مزدوروں پہ اس طرح نہیں لگ رہا، اس طرح کے ٹینڈرز کے اوپر لگ رہا ہے، مزدوروں کی فلاح بہبود کے بجائے کہیں عمارت خریدی جا رہی ہے، کہیں کمپیوٹرائز ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کہیں مینٹیننس کے اوپر جو ہے کام ہو رہا ہے، تو اس طرح تو پھر اربوں روپے جاری ہو رہے ہیں۔ اس میں اصل جو ذمہ داری ہے یا جن کے لیے رقم مختص کی گئی ان کی فلاح بہبود حیرت کی بات تو یہ ہے نا کہ بورڈ نے اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا کر 8 ارب روپے کی ایک انشورنس پالیسی جاری کر دی ہے جو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو سوشل سیکیورٹی کا کام ہے۔ اس غیر قانونی اقدام کی اجازت آخر کس نے دی ہے؟ چونکہ ہول سول جو اختیار ہے ایڈیشنل سیکٹری جو کہ خود سیکٹری لیبر کے اصل ان کے پاس پوسٹ ہے ان کے پاس ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو گورننگ باڈی میں لوگ شامل تھے ان گورننگ باڈی کے لوگوں نے ہی منظوری دی ہے اور تمام جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اسی گورننگ باڈی میں کچھ جو افسران جو کہ سینئر ترین ہیں، مزدور رہنما ہے، انہوں نے خط لکھا ہے کہ یہ تو ان کا کام بھی نہیں تھا، ان کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، وہ سوشل سیکیورٹی کا کام ہے جو کہ طویل عرصے سے وہ الگ سے بجٹ لیتا ہے اور الگ سے ان کا جو ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق تو ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ ایڈیشنل سیکٹری صاحب نے یہ تمام فیصلے جو کیے ہیں وہ گورننگ باڈی کی منظوری کے بغیر ہی کیے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کوئی اجلاس تک نہیں بلایا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پورا بورڈ صرف کاغذوں کی حد تک فعال دکھائی دے رہا ہے اور باقی سب اپنی منمانیاں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں مزدور رہنما اپنے خطوط میں یہی لکھتے ہیں اور جو دستاویزات سامنے وہ بھی اسی طرح کے الزامات ہیں کہ وہ کسی کی منظوری کے بغیر ہی جو ہے وہ اس طرح کے ٹینڈرز بھی پاس ہو رہے ہیں، اس طرح کی منظوریاں دی جا رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم سیکٹری سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تمام جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ انتہائی نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو اس لیے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس طرح ان کے اوپر جو ہے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب چونکہ یہ تحقیقات جو ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری، کیونکہ ان کو خطوط بھی لکھے گئے ہیں، تو صوبائی حکومت اگر اس معاملے کی تحقیقات کرتی ہے کہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں، درست ہیں، یا پھر نیب یا کوئی اور ادارہ تحقیقاتی ادارہ تحقیقات کرتا ہے تو پھر چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ وہ جب میری ان سے بات ہوئی پھر ان کے ترجمان سے بات ہوئی، وہ اس معاملے میں کہ آپ کو ہم نے فون پہ مطمئن کر دیا لہٰذا یہ خبر ہی نہ چلائیں، وہ بار بار مجھے فورس کرتے رہے کہ آپ یہ خبر ہی نہ چلائیں۔ میں نے کہا خبر ایک خطوط ہے، وہ چیز سامنے یہ ہم نے یہ پبلک کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا موقف ہے، وہ موقف بھی چلائیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس معاملے میں چونکہ بدنام ہو جائیں گے تو آپ یہ چلائیں نہیں۔ تو میں نے کہا یہ خبر ہے، خبر کے ہماری ذمہ داری تو یہی کہ خبر چلائیں گے کہ یہ الزامات ہیں، دوسرا آپ کا موقف یہ ہے۔ تو اس پر کافی ناراض دکھائی دیے، ان کا ترجمان بھی 2 دن تک رابطہ کرتا ہے کہ خبر نہ چلائیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اتنی بڑی کرپشن ہے، اس میں اگر واقعی وہ ٹھیک ہے تو اس پہ تحقیقات بھی ہو، اور جو جن کا حق ہے مزدور ہیں، مزدوروں کے لیے جو حقوق ہیں ان کے لیے چونکہ صوبائی حکومت بھی بڑے دعوے کرتی ہے، اگر ان کو حقوق نہیں ملیں گے تو یقیناً پھر مزدوروں کے لیے پریشانی ہوگی۔ اچھا شاہد، جس طرح سے آپ بھی ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم تک بھی یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ اینٹی کرپشن نے بھی کارروائی شروع کر دی ہے اب اس حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ممکن ہو پائیں گی اور یہ کیا ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا؟ دیکھیں جو مزدوروں کی ویلفیئر کی تنظیم ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ صوبائی ادارہ ہے اور ہم نے پہلے منسٹر کو خط لکھ دیا تھا کہ اس قسم کی بغیر منظوری کے ٹینڈر دیے جا رہے ہیں، بغیر منظوری کی جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اتنا اربوں کروڑ روپے جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں، اصل جو ان کا کام تھا اس کو چھوڑ کے دوسرے کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس پہ جانچ ہونی چاہیے۔ اس پر جانچ کرنے کے بجائے کسی نے کوئی ان کو جواب نہیں دیا۔ اسی دوران اچانک جو ہے صوبائی اینٹی کرپشن کا لیٹر سامنے آتا ہے جو کہ سیکٹری کو لکھا جاتا ہے۔ سیکٹری سے جب ہم نے وضاحت پوچھی تو انہوں نے کہا میں خود اس میں محکمے میں رہا ہوں، لہٰذا ہم نے جو ہے ان کو جواب جو دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ بالکل جواب جو دینا تھا دے دیا، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو سندھ میں لاکھوں مزدور آج بھی صحت، تعلیم اور رہائش جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی فلاح کے لیے بنائے گئے ادارے اگر خود کرپشن کا گڑھ بن جائیں گے تو مزدور پھر آخر کہاں جائیں گے؟ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔